Hey everyone, so there are lots of ups and downs. मैंने जो भी आज की स्ट्रैटेजिकल वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा लो फील कर रही थी मैं, बिकॉज़ ये जो पेपर लीक होना और उसके बाद आपको फील होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और एडमिट कार्ड भी आ गया था। एडमिट कार्ड देखने के बाद मुझे और ज़्यादा लगने लगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं। क्योंकि ना एक थोड़ा सा ना आप जब स्टूडेंट लाइफ को जीते हो तो आपको एक थोड़ी कहते हो कि घबराहट सी महसूस होना या फिर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना एग्ज़ाम के लिए, वो नेचुरली आ जाता है आपके अंदर। और दैट इज़ वाई आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे मैं ये जो भी यूटिलाइज़ करूँ अपकमिंग 5 जून तक का जो शेड्यूल है। बिकॉज़ बहुत कम दिन बचे हैं अभी, 15 दिन ये हैं और 3 दिन मैं 3 दिन लेके चलूँगी। तो 2 दिन पहले आप अपनी पूरी जो भी प्रिपरेशन है उसको, जस्ट जो भी रीडिंग वगैरह है उसको स्टॉप करके आपको जस्ट जो भी आपने पॉइंटर्स या फिर आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, जस्ट आपको उसको रिवाइज़ करना है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको प्लान करना होगा। सो सिमिलरली आई वॉज डूइंग द सेम। बट ये PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ सच अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। और उसके अलावा इसमें जो भी टॉपिक्स हैं दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का ये दिया हुआ है पोर्शन। तो ये मैं 2021 से जनवरी 2022 तक का दिया हुआ है, इसको कवर करते हैं। सो मेनली सबसे जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो दिया हुआ है जीनोम एडिटिंग। दूसरा दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीनोम सीक्वेंसिंग, प्राइड गाइडलाइंस एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस। तो आप कह सकते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए भी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। बिकॉज यूपीएससी में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था आरएनए को लेके, कोविड-19 से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था, इट वाज द इनडायरेक्ट क्वेश्चन को लेके। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज एंड ऑल। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स है टोटल, 10 टॉपिक्स हैं मिसलिनियस को मिला के। तो ये ट्राई करने हमें जल्दी से जल्दी कवर करने का। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जीनोम एडिटिंग, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कह सकते हो कि यूपीएससी का फेवरेट है ये, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप अच्छे से पढ़ो। चीज़ें जो भी हैं, वीडियो देख रहे हो आप ये वाली, तो डबल की स्पीड में 2-3 बार रिवाइज़ करो, टाइम कम लगाओ, जिससे कि एक बार में स्टार्टिंग में आपने जब वीडियो देखी उसके बाद आपने, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी में देखो, या फिर आप मोबाइल में भी देख रहे हो सॉफ्ट कॉपी को, या फिर प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आप प्रिंट आउट लेने के बाद इसको अच्छे से मार्क कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इस तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो। तो सबसे पहले जो रिसेंटली बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी ने जो भी सपोर्ट किया है काइमेरिक एंटीजन रिपोर्ट टी सेल थेरेपी कंडक्ट की है, तो उसके बारे में दिया गया है टी सेल थेरेपी होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टी सेल थेरेपी है क्या। तो टी सेल थेरेपी से पहले हम यहाँ देखते हैं कि टी सेल थेरेपी के बारे में जो दिया गया है। सो इट इज़ अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स। बिकॉज टी सेल्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको इम्यून सेल्स, जैसे आप कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ लाइक इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम। तो उसी से जैसे यहाँ पे क्या है कि एडिटिंग के लिए आई मीन कैंसर से फाइट करने के लिए, बिकॉज नाउ इट इज़ द लाइफ स्टाइल इज़ चेंजिंग डे बाई डे। जैसे प्लास्टिक का यूज़ करने की वजह से या केमिकल रिएक्शंस की वजह से कैंसर के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप कह सकते हो कि हर 4-5-6 लोगों में एक कैंसर पेशेंट डेवलप हो रहा है। तो जो भी स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलता है लास्ट स्टेज में कि 5-6 महीने का लाइफ स्पैन ही बचता है। तो दैट इज़ लाइक रियली वेरी क्रिटिकल थिंग कि लाइफ थ्रेट होती है। बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं डिपेंडेंट की, जो भी पर्सन होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। बिकॉज़ ये चीज़ मैंने बहुत क्लोजली देखी है। मेरे मौसा जी थे, उनको कैंसर था एंड 5 to 6 मंथ का जो टेन्योर था बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत पेनफुल था। बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी, 50s में थे वो, 50s के स्टार्टिंग में, और एंड देन ही पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर। तो आई कैन रिलेट इट विद यू। तो जो टी सेल के बारे में दिया गया है कि टी सेल एक ऐसा
आप कह सकते हो कि एक तरीका निकाला जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें टी सेल को डेवलप करके और जो पेशेंट होंगे या फिर आप कह सकते हो कैंसर सेल या एक बॉडी में इंजेक्ट करके उसको चारों तरफ से कवर किया जाता है, और उसके बाद मतलब कवर ऑटोमेटिकली वो कवर कर लेती हैं टी सेल्स कैंसर सेल को, और उसके बाद जो भी उसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा कोशिश करती हैं और एट लास्ट वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं बिकॉज ये पूरा लैब टेक्नोलॉजी मेथड से किया गया है। सो टी सेल आर टेकन फ्रॉम पेशेंट ब्लड, तो टी सेल जो है पेशेंट के ब्लड से ही ली जाती है एंड चेंज इन लैब में जीन एडिटिंग से, बिकॉज आपने जीन के बारे में पढ़ा होगा कि इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने का काम करता है जीन हमारे। तो वही चीज़ यहाँ पे गई है कि जीन एडिटिंग के लिए इसको कार्य इसीलिए कहा गया कि जीन एडिटिंग में एक बॉडी से जो ब्लड से निकाल के उसको डेवलप किया जाता है, और बहुत जैसे यहाँ पे फिगर में दिया गया है, तो यहाँ फिगर में आपको समझाती हूँ। रिमूव ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, तो यहाँ पे ब्लड लिया गया, तो ये टी सेल यहाँ से निकाली गई है। उसके बाद मेक कार टी सेल्स इन द लैब, तो बहुत सारी जो भी मल्टीपल कार सेल्स डेवलप की गई हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे बहुत ही मिलियंस के क्वांटिटी में कार टी सेल डेवलप करने के बाद, और जो पेशेंट है उसके ब्लड में इन्फ्यूज़ की गई या बॉडी में इन्फ्यूज़ की गई ये कैंसर सेल है जो आप देख रहे हो, और उसकी तरफ जैसे आपने देखा होगी कि स्पिक्यूल्स रहती हैं या फिर उसके ऊपर कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स होती हैं, तो वो चारों तरफ से कैंसर सेल को कवर कर रही हैं, और जब ये पूरी तरह कवर हो जाएगी तो जो कैंसर सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो कैंसर का स्प्रेड है बॉडी में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो जिससे होगा कि लाइफ सेव हो जाएगी। तो यही इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है कार टी सेल का, प्रॉपर थेरेपी जो है, एंड दिस हेल्प्स फ्रॉम बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंसर, तो जिससे पहले पता चल जाएगा कि हाँ अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसकी जान इजीली बचाई जा सकती है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड जीन एडिटिंग। जैसे जीन एडिटिंग में क्या है, बहुत सारी जो भी आजकल इतनी ज़्यादा डेडली डिजीज़ हो रही है, उसमें भी जो भी जीनोम एडिटिंग के थ्रू जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको कट किया जाता है और उसको रिकम्बाइन करके और डिजीज़ फ्री सेल डेवलप की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द जीन एडिटिंग। और यहाँ पे भी एक ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव जीन या टी सेल की हेल्प से जो कैंसर का अटैक है उसको कम किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ कार टी सेल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बायआर्क ब्रैक कह सकते हो, या तो आप इसको ब्रैक में जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और डीबीटी हैव टेकन इट इनिशिएटिव। लास्ट 2 साल से जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो यही इसी के थ्रू कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है, जैसे और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है जिसे ब्लड कैंसर कहते हो आप। उसके अलावा माइलोमा, ग्लिब्लोब्लास्ट, हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, सो हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि एक जेनेटिक डिजीज़ है जो डायबिटीज़ है, कि पेरेंट्स में अगर किसी को भी है तो उसके एक जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें जैसे 2 या 3 बच्चे हैं तो उसमें से एक को डायबिटीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही जो इनिशिएटिव लिया गया है कि हाँ इन सारी डेडली डिजीज़ से बचने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है। अब इंडिया की सिचुएशन देखते हैं जो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। सेवरल रूल्स, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज बैक्ड बाय रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं जो 1989 से चलाया जा रहा है, जो भी रेगुलेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उससे बचाया जाए। जैसे जीएम क्रॉप्स आपने देखी होगी तो उसको इंडिया में अप्रूव नहीं किया गया है। बहुत सारी जैसे बीटी ब्रिंजल को बहुत कंट्रीज़ में इलीगली या आप कह सकते हो एंटर कर गई है, बट जो गवर्नमेंट है वो ऐसी किसी भी प्रोसेस को या ऐसी किसी भी क्रॉप को यहाँ पर प्रमोट नहीं करती है। जैसे बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा। सो नेशनल इथिकल गाइडलाइंस फॉर बायो मेडिकल हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्व ह्यूमन पार्टिसिपेशन 2017 का जो
आप कह सकते हो कि गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड द बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल इम्प्लाइज रेगुलेशंस ऑफ द जीन एडिटिंग प्रोसेस। तो उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस आए थे 2017 में, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा व्हाट इज़ जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं BNT सेल की, बिकॉज UPSC इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे लास्ट टाइम RNA का पूछा था, तो कोविड-19 के लिए जो RNA आप प्रोटीन जो सिंथेसिस है या फिर प्रोटीन बेस है तो वो RNA है, तो उसमें कन्फ्यूजन था कि DNA होगा कि RNA, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस UPSC पूछती है। उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, बट हाँ दीज आर द बेसिक थिंग्स विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो पहले देखते हैं जीन एडिटिंग क्या है। सो जीनोम या जीन आप कह सकते हो, एडिटिंग इज़ अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू द DNA और अ सेल और ऑर्गेनिज्म। सपोज करो कि किसी बंदे को डायबिटीज़ है, तो जो जीन होगा उसमें से जो पार्ट जीन को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहा है, उस पार्ट को कट करके और उसको रिकम्बाइन किया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो भी कैरियर सेल है, कैरियर सेल जो जीन एडिटिंग से कैरियर सेल जो दूसरी जनरेशन में लेके जा रही है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आगे की जनरेशन जो भी डिजीज़ होगी उससे फ्री हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग का, विच इज़ रियली वेरी गुड एंड इफ़ इट विल बी इफ़ेक्टिव, जो कि आजकल अभी थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, बट अगर ये एक आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल में आ जाएगा या फिर जनरली चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिजीज़ को बचाने के लिए अगर हम ये कॉम्बैट कर सकते हैं या फिर बचाव ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो दैट विल बी रियली गुड, जो कि एक हेल्दी अपकमिंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इट इज़ अ 3 स्टेज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, अनवाइंडिंग, क्लीविंग, कट पेस्ट एंड रिवाइंडिंग। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सेल कैरियर सेल है किसी भी डिजीज़ के लिए, वेदर इट इज़ कैंसर सेल और वेदर इट इज़ डायबिटिक सेल। तो उसको उस पोर्शन को कट किया जाता है, उसके बाद उसको रिकम्बाइन किया जाता है, जो कंबाइंड उसमें जो हेल्दी सेल है उसको वहाँ पे पेस्ट किया जाता है और उसके बाद रिवाइंड किया जाता है DNA को, एंड देन इट इज़ गोइंग टू अपकमिंग जनरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके अलावा बाय एडिटिंग द जीनोम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल और एन ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज्ड, तो उसको ईजिली चेंज किया जा सकता है। जर्म लाइन जीन थेरेपी टारगेट्स द रिप्रोडक्टिव सेल, सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव सेल को टारगेट की जाती है ताकि उसमें जो भी चेंजेस है वो बहुत इजीली चेंज किया जा सकते हैं ताकि अपकमिंग जनरेशन में वो पास आउट ना हो सके। उसके अलावा एडवांटेज ऑफ जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग कह सकते हो, तो जीनोम एडिटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे बहुत डेडली डिजीज़ेस है, चाहे लुकीमिया हो, एड्स हो या बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो ये सारे जैसे कैटल में जीन मॉडिफाइड जैसे क्रॉप्स हैं उसको भी बचाया जा सकता है कि एक जो भी डिजीज़ है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ना जाए। उसके अलावा अगर आप बात करते हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं या कैटल्स हैं तो उसको कॉम्बैट किया जा सके, जो कि अगर हमारी मतलब जनरेशन के लिए या हमारे लिए वो हेल्पफुल नहीं है या फिर दैट इज़ हैज़ार्डस फॉर अस, तो उसको हम बचा सकते हैं अपने आप से। और जैसे क्लोनिंग वगैरह कर सकते हैं कि हाँ जो भी हेल्पफुल होगा, जो हेल्दी होगा, तो वो हम अपनी जनरेशन को प्रोवाइड करवा सकें। तो अगर हम बात करते हैं हाउ इट वर्क्स, उससे पहले जो चीज़ें हैं इसमें देखते हैं TNB सेल के बारे में। तो TNB सेल क्या है? इम्यून सिस्टम को सबसे पहले तो ये है कि ये जो है 2 आर्मीज ऑफ सेल है, जैसे इनेट एंड एक्वायर्ड सेल। तो इनेट सेल की बात करते हैं, इनेट सेल जो प्रोवाइड करती है इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है बॉडी को और डिफेंस प्रोवाइड करती है। जैसे आपने वाइट ब्लड कार्पसल्स को सुना होगा या WBC के बारे में सुना होगा, दीज आर द सोसाइटल बैग्स, जो कि बॉडी में जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं और बॉडी में जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है या अटैक हुआ है तो आपकी बॉडी उसको ईजीली अडेप्ट कर लेगी और उस सिचुएशन से लड़ने की जो कहते हो कि आपको इम्यून सिस्टम जो है या उस आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड यूजेस फॉर T सेल्स एंड B सेल्स दोनों से
दोनों को यूज़ करके की जाती है। एंड व्हेन जो भी टी एंड बी सेल इन्वेडर ऑर्गेनिज्म स्लिप्स थ्रू दैट फर्स्ट लाइन, तो उसमें क्या होता है, दीज आर टेकन लॉन्गर टू डेवलप, तो बहुत टाइम लेंगी डेवलप होने में, बिकॉज देयर बिहेवियर इवॉल्व्स द लर्नड एक्सपीरियंसेस बट दे टेंड टू लिव लॉन्गर देन इनेट सेल। तो इनेट सेल से ज़्यादा उनकी लाइफ जो स्पैम होगा। उसके अलावा बी सेल की बात करते हैं। बी सेल एंड टी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट्स एंड अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट इज़ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो आपका डेवलप हो जाएगा उसकी वजह से। The B cell produce antibodies that are used to attack invaded bacteria, viruses, जितने भी टॉक्सिक बॉडी में आपके एंटर होती हैं जो भी सेल्स है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में, तो उससे कॉम्बैट करेगा आपकी बॉडी को। These antibodies are Y type and protein that are specific to each पैथोजन। सबके लिए बहुत स्पेसिफिक होगा, वाई शेप्ड प्रोटीन होंगी और स्पेसिफिक, जिससे कि हर सेगमेंट के लिए वो कॉम्बैट करने की कोशिश करेगी या लड़ने की कोशिश करेगी। टी सेल्स आर डायरेक्टेड फाइटर्स ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। जो भी फॉरेन इन्वेडर यहाँ पे कहा गया है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है तो उसको टी सेल डायरेक्टली उससे फाइट करेगी या कॉम्बैट करेगी, आपकी बॉडी को उससे बचाएगी और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगी। टी सेल डिस्ट्रॉयड द बॉडी ओन सेल्स दैट हैव देमसेल्व्स बीन टेकन ओवर बाय द वायरस एंड बिकम कैंसेरियस। सो जो भी आउटर आप बात करते हो कि जो भी आउटर सेल्स वगैरह हैं वो अगर बॉडी में आती है तो उनको डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे कि जो भी कैंसेरियस सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। सो इससे क्या होगा कि हमें कॉम्बैट या फिर आप कह सकते हैं कि बचाव होगा कि वो कैंसर सेल जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रही हैं, उनको बचाया जा सके। अब यहाँ पे जो दिया गया है हाउ डज़ इट वर्क्स, तो जीनोम एडिटिंग के बारे में दिया गया कि प्रॉपरली जो प्रोसेस है वो क्या है। जीनोम एडिटिंग यूजेज अ टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड एन इंजीनियर्ड न्यूक्लियस। तो एक एंजाइम होता है जिसे इंजीनियर्ड न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें याद कर रखना है क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है। तो इट इज़ एन एंजाइम इंजीनियर्ड न्यूक्लियस विच कट्स द जीनोम इन अ स्पेसिफिक प्लेस, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कट कर रहा है। उसके बाद जो भी स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि कोई अच्छी चीज़ या फिर आप कह सकते हो कि जो हेल्दी सेल है वहाँ पे प्लेस की जाएगी और उसके बाद जो भी डिस्ट्रॉयड पार्ट कह सकते हो या फिर इन्फेक्टेड जो भी जीन है आपके वो कट कर दिए जाएंगे, तो सेल्स को हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। तो भी जो जनरेशन वाइज जो भी आगे चीज़ें चलती हैं। तो इंजीनियर्ड न्यूक्लियस की बात करते हैं, आर मेड अप ऑफ टू पेयर्स, nucleus part that cuts the DNA and DNA targeted parts of the guide nucleus and specific sequence of the DNA। तो specific sequence को बना रहा है यहाँ पे DNA। सपोज करो कि ये जो है जीन है, ठीक है, ये आपका जीन है, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है वो इन्फेक्टेड है, तो इस पोर्शन को यहाँ से कट करके यहाँ से निकाल दिया जाएगा और जो ये हेल्दी पोर्शन होगा आपका, हेल्दी पोर्शन को ऐसे रखा जाएगा और यहाँ पे जो है हेल्दी पोर्शन का जो दूसरा एक हेल्दी जीन एडिटिंग के थ्रू यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा और ये आपका जो होगा वो हेल्दी जीन वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। So after cutting the DNA, it is a specific place that the place naturally repair the cut। तो ये naturally repair हो जाती है या फिर आप कह सकते हो कि इस टाइप से आपको ट्रीट किया जाएगा कि जो भी, जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो रीग्रो खुद से हो जाती है। तो नेचुरली ये यहाँ पे भी पूरा जो भी प्रोसेसिंग होगी इसमें कि जीन में जो भी कट पोर्शन होगा नेचुरली रिपेयर हो जाएगा वो, और उसके बाद एक हेल्दी जीन का फॉर्मेशन होगा। सो द रिपेयर प्रोसेस कैन बी मैनिपुलेटेड टू मेक चेंजेस, जैसे एडिट किया जा सकता है और लोकेशन चेंज की जा सकती है जीनोम में, और उसके बाद आपको जो भी डिजीज़ फ्री जीन आपकी बॉडी में होगा तो उसकी वजह से जितने भी हैज़ार्डियस डिजीज़ हैं उससे आप बच जाएंगे। तो ये इसका प्रॉपर जो भी है प्रोसेसिंग है आपको और इजी, मुझे लगता है कि बहुत इजी फॉर्म में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको बहुत इजी फॉर्म में और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप कोई फिगर देखना, ठीक है, जो भी डिस्कवरी चैनल्स या फिर एक साइंस के कुछ चैनल्स हैं तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं कि प्रॉपर जीनोम एडिटिंग का प्रोसेस क्या है। बिकॉज यहाँ पे पिक्चर के थ्रू या वीडियो के थ्रू मैं नहीं
शो कर सकती हूँ, बट जो चीज़ मैं आपको फिगर के थ्रू समझा सकती थी, थोड़ी रबिश फिगर है, बट हाँ थोड़ा सा आप इसमें कॉपरेट कर सकते हो। तो टाइप ऑफ जीनोम एडिटिंग जैसे स्मॉल डीएनए चेंजेस है, रिमूवल ऑफ सेक्शन ऑफ डीएनए है, इंसर्शन ऑफ सेक्शन ऑफ डीएनए है, जैसे मैंने बताया कि एक सेक्शन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसके अलावा रिमूव कर सकते हैं, उसके अलावा स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं इसमें से। तो वो करने के बाद आप दूसरी बॉडी में ये इजीली जा सकते हैं, या फिर आप उससे आपकी बॉडी में जो भी आपको लड़ाई लड़ने की क्षमता है बीमारियों से, वो हो जाएगी। टेक्निक्स यूज फॉर जीनोम एडिटिंग मेनली है प्रोटीन बेसिस और आरएनए बेसिस। तो प्रोटीन बेसिस में क्या है, दैट कंटेन्स अ प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द टारगेट डीएनए टू कट। तो पर्टिकुलर सेक्शन होता है उसमें टारगेटेड डीएनए को कट करके और उसको टारगेट किया जाता है। कंटेन अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट बाइंड्स द टारगेट डीएनए। तो शॉर्ट आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस को कट करके आरएनए और डीएनए से उसको कंबाइन किया जाता है टारगेटेड डीएनए से, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अब जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स की बात करते हो, अगर आपने क्रिस्पर Cas9 सुना होगा, 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। तो क्रिस्पर डीएनए की अगर बात करते हैं, क्रिस्पर इज द डीएनए टारगेटिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल, जैसे गाइड है, डिजाइन टू बाइंड द स्पेसिफिक डीएनए बेसिस थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जैसे आपने सुना होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो इसी तरीके से इसमें एडिटिंग होती है जो कि एक दूसरे की पेयरिंग से बनती है। अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी साइंस की, तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर इजीली दिया हुआ है। तो जैसे आपने देखा होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, डबल हेलिकल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्वानिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन होता है एंड यहाँ पे यूरेसिल होता है। तो ये इस तरीके से पेयरिंग होती है डबल हेलिकल की। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं बना नहीं पा रही हूँ, बट आप जो है आप वीडियो में भी इजीली जाके देख सकते हो, जो कि साइंस की वीडियोस हैं, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। CRISPR-9 स्टैंड्स फॉर क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, जो कि प्रोटीन 9 एसोसिएटेड होती है न्यूक्लियस पार्ट दैट कट्स द डीएनए। सो डीएनए का जो पार्ट है वो कट किया जाता है। इमैनुअल चार्पेंटियर को और जेनिफर को एंड डोडना को, इन तीनों को 2020 में केमिस्ट्री के लिए क्रिस्पर के लिए ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो जैसे इस टाइप से नहीं पूछा जाता नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, बट हाँ इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ ये जीनोम एडिटिंग या CRISPR-9 एक्चुअली किससे रिलेटेड है या फिर क्यों न्यूज़ में था। तो डीएनए बाइंडिंग पार्ट जिंक फिंगर न्यूक्लियस की बात करते हैं। डीएनए बाइंडिंग पार्ट जिंक फिंगर न्यूक्लियस इज मेड फ्रॉम जिंक फिंगर प्रोटीन से बना हुआ है एंड विच बाइंड अबाउट द 3 डीएनए बेसिस को कंबाइन करता है। ये न्यूक्लियस पार्ट ऑफ जिंक फिंगर न्यूक्लियस दैट इज नॉर्मली फोल्का न्यूक्लियस या फिर दैट इज कट द डीएनए। सो डीएनए को कट करता है। उसके ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक एक्टिवेटेड न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ टैलेंस या कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है ये, एंड दैट इज एक्टिवेटेड एफेक्टर डोमेन है। एंड लाइक ZNF द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द टैलेंस इज नॉर्मली ए फोकल न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना है। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं। तो रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, क्रिस्पर बेस्ड सिस्टम वॉज डिवेलप्ड टू सेफ रिटेंशन मॉस्किटो वेक्टर है। अगर आपने सुना होगा एडिस इजिप्टी। सो एडिस इजिप्टी जो है चिकनगुनिया के लिए, मलेरिया और उसके अलावा जाइका वायरस की जो कैरियर है फीमेल मॉस्किटो है ये, तो उसको स्टेराइज करना या फिर आप कह सकते हो उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मतलब यहाँ पे रोका जाना, जिससे कि अगर ये किसी जो काटे या फिर आप कह सकते हो स्टेरिलिटी स्प्रेड करना, कि अगर इनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाए और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ना फैले। उसके अलावा PGCIT uses CRISPR to sterilize male mosquitoes and render female mosquitoes which spread disease fightless। तो ये डिज़ीज़ को लड़ने का काम करता है। उसके अलावा लाइक जीन ड्राइव द PGCIT system to self limitations and is not predicted to persist and spread in the environment। तो जैसे environment पे spread ना हो, जीन ड्राइव सिस्टम could
suppress diseases vectors by passing desired genetic alternatives indefinitely from one generation to the next generation। क्योंकि अगर स्टेरिलिटी होगी तो ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन नहीं होगा और उसकी वजह से जो है नंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे और डिजीज़ भी स्प्रेड नहीं होगी। इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट बिल गेट्स फाउंडेशन है, अगर आपने सुना होगा, बायोटेक फर्म Oxitec releases genetically modified male Aedes aegypti mosquito to combat insect-borne diseases जैसे डेंगू फीवर और जाइका वायरस के लिए जो डेवलप की गई थी, जिसकी वजह से उसका नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है जीनोम एडिटिंग, उसके अलावा कार टी सेल एंड थेरेपी जिसमें कि टी सेल और बी सेल उसके बाद दी गई है। तो कार टी सेल को डेवलप किया गया है ताकि कैंसर सेल्स को जो ये है इसको पीट के मार देते हैं और उसके बाद जितने भी डिस्ट्रॉय होने के बाद कैंसर सेल अपने आप ही बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाती है और आगे स्प्रेड नहीं होता। उसके अलावा टी एंड बी सेल के बारे में बात की थी जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जीनोम एडिटिंग की बात की थी, जीन एडिटिंग का पूरा प्रोसेस है, उसके अलावा ये वर्क कैसे करता है। उसके अलावा जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स के बारे में, ये जो है टेल्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा, तो आप इसको एक बार खुद से देख सकते हो, बट इन दोनों के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है और ये किस तरीके से न्यूज़ में है और उसके एंडीज इग्याप्टी और चिकनगुनिया और डेंगू का जो कैरियर है तो उसके बारे में बता दिया है। अब एक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या है, एक छोटा सा और पोर्शन बचा हुआ है। न्यूक्लियस आर एंजाइम्स दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए को डिग्रेड करता है। उसके अलावा दीज आर इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दियर सेवरल डीएनए रिपेयर एस्पेक्ट्स, क्योंकि ये जो है जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए या फिर आप कह सकते हो रिपेयरिंग के लिए हेल्प करता है। न्यूक्लियस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं, रिमूव न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द एंड्स, तो दोनों तरफ से रिमूव किया जा सकता है। और एंडोन्यूक्लियस है, स्पेसिफिक पोर्शन को कट करके रिमूव किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार समझ में ना आए या फिर आपका जैसे साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको जैसे अभी क्या है कि अगर इन केस आपने सिर्फ 10th क्लास की भी अगर आप एक बार एनसीईआरटी कवर कर लेते हो तब भी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिकॉज बेसिक लेवल से चीज़ें नहीं आती। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस के बीच में हमेशा आते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं ये पोर्शन करना। एंड दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़। सो स्टे ट्यून्ड। मुझसे कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएंगी तो वो आपको इजीली पता चल जाए। और अपने जो भी कमेंट्स हैं, कमेंट्स मेंशन करिए, जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या फिर इसके अलावा क्या आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी मेरी जर्नी है उसके थ्रू जो भी मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ, सो आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।